तो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब का दाब मापा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और हाँ, आप टेलीग्राम से अगर जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका जो व्हाट्सएप का लिंक है उसमें उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है आपको या तो व्हाट्सएप में या आपका टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और उसका जो आपका रिवीजन करने के लिए आपको ऑडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है तो उसमें आपको मंदक का उपयोग कौन करता है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन बी आपका भारी हाइड्रोजन है और ऑप्शन सी आपका भारी जल है। इसमें बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारी जल का उपयोग करके क्या किया जाता है, मंदक का रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ आपको याद रखना है कि देखिए, मंदक में होता क्या है, तो मंदक में आपको न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि मंदक में आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है कि जो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो नियंत्रक में आपका कैडमियम या वारान छड़ का उपयोग किया जाता है आपका मंदक, ये जो नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, ये आपको यहाँ से ये इतना याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किस उत्तक में नख, खुर और सींग बने होते हैं। जो उस उत्तक का नाम बताना होगा आपको, जिससे जो हमारा नाखून होता है और सींग बने होते हैं उस उत्तक का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केराटिन। ठीक है, केराटिन का बना होता है नाखून, खुर और सींग। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको और बहुत सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ये जो होता है ये सभी प्रकार का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आप एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं ना, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये यहाँ से आपका याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। जो हीमोग्लोबिन है वो अधिकतम बंधुता किसके साथ होता है। ठीक है, तो देखिए, हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन आपका सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन के साथ बंधुता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बंधुता होती है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हिमोटेनिन कहलाता है। ठीक है, हिमेटिन कहलाता है, हिमेटिन। हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला जो तत्व लौह यौगिक है वो हिमेटिन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। और उसका दूसरा नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, जो गति का दूसरा नियम है, उसको संवेग के नियम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद हो गया। ठीक है, एक न्यूटन का पहले नियम को किस नियम से जानते हैं, तो जड़त्व का नियम से भी जानते हैं। और उसका जो दूसरा ये है नियम है, उसको हम लोग संवेग का नियम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। देखिए, ऑप्शन है हमारा कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। सेकंड है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और डी है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश के उष्मा अवशोष कर लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आप सभी को तो पता है कि जो बाहर का तापमान है,
ठीक है। और आपका ज़मीन के अंदर का जो तापमान है वो डिफरेंस टाइप होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो तापमान होता है वो आपका अधिक होता है बाहर के तापमान से। तो इसीलिए जो ज़मीन के अंदर से जो हम लोग का पानी निकलता है वो गर्म निकलता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। जो पृथ्वी के अंदर जो आता है, ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो रहता है उसका तापमान अधिक रहता है वायुमंडल तापमान से, ठीक है। तो इसीलिए जो पानी निकलता है वो गर्म निकलता है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कोई एक घड़ी है, ठीक है, उसमें एक पेंडुलम से दोलन करने वाली, मतलब पेंडुलम लगाया गया है जो जिससे वो दोलन कर रही है, ठीक है, जो घड़ी है वो पेंडुलम से दोलन कर रही है। तो वो उसको अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें उस घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा। अब सुस्त क्यों पड़ेगा, देखिए जो जी का मान होता है, ठीक है, जो जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो होता है ये आपका पृथ्वी में होता है वो उसके बदौलत चंद्रमा पर 1/6 होता है। मतलब अगर पृथ्वी में जी है तो उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो इसीलिए ये जो आपका एक फार्मूला होता है, जिससे आपका फार्मूला होता है T=2π, ठीक है, √L/6, ठीक है, L/G। तो इसमें देखिए जी का वैल्यू जब यहाँ पर घट रहा है तो इसका टाइम फैक्टर कभी आपको ये घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो घड़ी है वो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए बताया गया कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग, ऑप्शन बी है केवल वेग तथा आवृत्ति, ऑप्शन सी है केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, और ऑप्शन डी है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। तो आपको ऑप्शन देख के आंसर बताना है। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये होगा क्यों, यहाँ पर आपको रीजन भी जानना है। तो देखिए जो प्रकाश की चाल है माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। तो इसीलिए ये आपका रीजन होता है। तो कांच में अगर प्रकाश की चाल बोलेंगे तो कांच में अगर प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वही अगर जल में बोलेंगे तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्रकाश की सबसे अधिक चाल, मतलब सबसे अधिक चाल कहाँ पर होती है तो वो निर्वात में होती है। और कितना होती है 3 × 10⁸ कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो मनुष्य का नेत्र होता है, ठीक है, उसमें किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत बार पूछा गया है कोई एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वास्तविक तथा उल्टा, मतलब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। मनुष्य की जो नेत्र होता है उसकी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो मनुष्य का नेत्र होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर किस टाइप का आपका इमेज बनता है तो उसमें आपको ऑप्शन बताना है। देखिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, वास्तविक तथा उल्टा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सीमेंट के जो सीमेंट का ग्राइंडिंग होता है उसके अंतर्गत जो आपका जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हम लोग सीमेंट में जो हम लोग मिक्स करते हैं, सीमेंट जब बनता है तो उसमें जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्या कारण है कि जिप्सम मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सेटिंग की दर को मंदित करता है। मतलब देखिए जैसे हम लोग घर में मसाला बनाते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, सीमेंट का काम करने के लिए, जैसे कोई भी बालू और सीमेंट का मसाला बनाते हैं तो वो जो उसका जमने का
जो जम जाता है, तुरंत जम जाता है। अगर मान लीजिए सेटिंग की दर को वो मंदित नहीं करता, मंदित मतलब क्या, घटाता है। सेटिंग मतलब क्या, जो हम लोग का सीमेंट जम जाता है उसको बोलते हैं सेटिंग, ठीक है। अगर जल्दी होता तो हम लोग कुछ भी काम जल्दी नहीं कर पाते। मान लीजिए हम लोग तुरंत बनाते और वो तुरंत जम जाता तो वो बेकार हो जाता। तो उसी को घटाने के लिए, मतलब उसका जो दर है उसको मंदित करने के लिए ये लेट से जमे, इसीलिए जिप्सम मिलाया जाता है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन आपका ए, ठीक है, ऑप्शन आपका ए मीथेन गैस आपका इसका मुख्य अवयव है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बिजली से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो बिजली से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है डायनोमो, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है आमीटर और ऑप्शन डी है जनरेटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसी को उपयोग किया जाता है। अब जब ट्रांसफार्मर का बात आ जाता है, ट्रांसफार्मर से आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जाननी है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एसी में हमेशा एसी में काम करता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सेकंड बात करना है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किया था, तो माइकल फैराडे ने आपका ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन याद रखना है कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में काम करता है और इसका आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। फिर हमारा जो ऑप्शन सी है आमीटर, आमीटर का क्या काम होता है, तो आमीटर जो होता है वो करंट मापता है, ठीक है, करंट मापता है आमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर से रूप से ऊपर फेंका जाता है, मतलब किसी भी बॉल को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उसका जी का मान में क्या होगा, ठीक है, जी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, मतलब जी अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई बॉल अगर ऊपर जा रहा है तो जो हम लोग इक्वेशन होता है, कोई भी जैसे आपका इक्वेशन होता है आपका, तो उसमें जी का मान माइनस लिया जाता है, ठीक है, मतलब उसके विपरीत लिया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग का इक्वेशन होता है ना एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जब बॉल ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा कि ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ऑक्साइड जो बनता है उसको उस बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल एवं अल्कोहल है, मतलब जल एवं अल्कोहल क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्णतः मिश्रणीय, अंशतः मिश्रणीय, अमिश्रणीय और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि जो जल और अल्कोहल है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए जो जल और अल्कोहल है ये आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाए, पूर्णतः मिश्रणीय है, मतलब ये पूर्णतः मिश्रण है, ठीक है। ये दोनों अगर मिला दिए जाएं तो ये पूर्ण मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। आपको यहाँ पर बताना है कि जो हड्डी और दांत होता है उसका मुख्य संघटक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट ही आपका हड्डी और दांत का मुख्य संघटक है। नेक्स्ट है हमारा कि धावन सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक नाम क्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ से आपको ये इतना क्वेश्चन आज हो गया। और फ्रेंड्स इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम इसी तरह के रोज़ जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वीडियो में बना के जरूर डालते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो, हर ही कोई भी एग्ज़ाम उसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएँ, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन में मिल जाए।